जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। नोएडा में रविवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहा दिया गया। टावर को गिराने वाली एडीएफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि डिमोलिशन 100% सफल रहा। 9-10 सेकेंड में टावर गिर गया। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही परिणाम आए। हम 5 लोग टावर से बस 70 मीटर की दूरी पर थे। आधे घंटे पहले से हम 5 लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, बस एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। बता दें कि मुंबई की एडिफिस इंजीनियरिंग को 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने का काम सौंपा गया। एडिफिस कंपनी ने इस जोखिम भरे काम के लिए दक्षिण अफ्रीका के जेट डिमोलिशन के साथ एक करार दिया था। एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन ने इससे पहले 2020 में कोच्चि स्थित मरांडू कॉम्प्लेक्स को भी ढहाया था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव के लिए नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक सुबह 11 से 3 बजे तक होगा। सभी प्रदेश कार्यालय ने 17 अक्टूबर को सुबह 10 से 4 बजे तक वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कांग्रेस मुख्यालय में होगा। कुल 9000 से ज्यादा मतदाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश से भी जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से मन की बात की। यह इस कार्यक्रम का 92वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल की स्क्रीनिंग रखी थी। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायकों के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित करने का बेहतर पहल है। पीएम मोदी ने कहा है कि दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है, जो कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी दिखाएं, जिससे आजादी के जन्म के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने और राज्य में निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक कोशिशें की गई, फिर भी यह देश के आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बना। पीएम मोदी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज में 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भी किया और अंजार में वीर बाल स्मारक का उद्घाटन किया। साल 2001 में कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में पूरा भुज शहर तबाह हो गया था। पीएम मोदी ने कहा, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियों डूंगर से स्मृति वन मेमोरियल, अंजार में वीर बाल स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदन का प्रतीक है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से अभी कांग्रेस उभरा नहीं था कि पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। तेलंगाना के कांग्रेस नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद एम.ए. खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अलाकमान को लिखे अपने पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस के पतन के लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि पार्टी लोगों को ये समझाने में विफल रही है कि वो अपनी पुरानी विरासत को दोबारा पा सकती है और एक बार फिर देश को पहले की तरह बना पाएगी। एम.ए. खान ने कहा है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का कोई कदम नहीं उठा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि केंद्र ने विकसित देशों से भी अधिक दोष सिद्धि की दर और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखा। अमित शाह रविवार को गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU के पहले दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 6 साल से अधिक की सजा के वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जाँच को अनिवार्य और कानूनी बनाना है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार शाह ने कहा है कि सरकार देश के हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी और जांच की स्वतंत्रता और पक्ष को बरकरार रखने की सुनिश्चितता के लिए एक कानून ढांचा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता IPC, CPC और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करने जा रही, क्योंकि आजादी के बाद किसी ने भी इन कानूनों को भारतीय नजरिए से नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब से समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और करुणा मान्य बनाने की शिक्षा मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सभी को, विशेषकर सिख समुदाय को मेरी ओर से बधाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और हमारे समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और दयालु बनाती है।
कर्नाटक का हिजाब विवाद मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने यानी कि आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के पहले कार्य दिवस पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले कई मौकों पर तत्काल सुनवाई के लिए तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन मामले का सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था। विमान नियामक नागर विमानन महानिदेशालय का स्पाइस जेट को पट्टे पर दिए गए 2 B737 विमानों का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध याचरीज पट्टेदार होराइजन एविएशन द्वारा किया गया। यह तीसरा ऐसा उदाहरण है जिसमें नियामक को पिछले कुछ हफ्तों में स्पाइस जेट को पट्टे पर दिए गए विमान का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध प्राप्त है। और आपको बता दें कि वर्तमान मामले में डीजीसीए को 25 अगस्त को विमान के पंजीकरण को रद्द करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। दोनों विमान नई दिल्ली में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि पहले गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे और लेकिन नए भारत में गांव में अब वैसी खुशी इंटरनेट की 4G सेवाएं पहुंचने में होती है। मन की बात है पीएम मोदी ने कहा है कि जो सुविधाएं कभी बड़े शहरों में हुआ करती थी, डिजिटल इंडिया ने उन्हें गांव-गांव में पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गाँव में 4G सेवाएं पहुँचने का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ पिछले दिनों हुआ यह बदलाव ऐसा था जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा जैसे पहले कभी गाँव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसे ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल और पूर्वोत्तर भारत के दूर दूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है, जिसके चलते 2 दिन से बिजली कटौती को लेकर घमासान मचा हुआ है। शनिवार को जनप्रतिनिधियों की बैठक में बहेड़ी विधानसभा से सपा विधायक अताउर रहमान और भाजपा के मीरगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर DC वर्मा गांव में चंदे से ट्रांसफर लगने की बात भिड़ गए थे। सपा विधायक ने बिजली समस्या और भ्रष्टाचार की बात रखी। भाजपा विधायक ने यह समस्या सपा में होने की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा ने यहाँ पे रविवार सुबह जिले के प्रभारी मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने बिजली समस्याओं को लेकर शिकायत की है। शनिवार रात्रि प्रभारी मंत्री ने बताया कि गर्मी के कारण मांग बड़ी अधिक हो गई है। प्रदेश में 20,000 मेगावाट की जगह 26,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है। झारखंड में 3 सितंबर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। इस दौरान मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रविवार को रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इस क्रम में वज्रपात की चपेट में रांची के बुढ़मू प्रखंड के 11 बकरियां आई, जिनमें 5 की मौत हो गई है। बारिश के साथ वज्रपात की आशंका भी जताई जा रही है। रांची में रविवार को मौसम का मिजाज भी बदला और दोपहर में झमाझम बारिश भी हुई। हाल के वर्ष में म्यूचुअल फंड, SIP और शेयर बाजार में निवेश का चलन काफी बढ़ गया है। युवाओं में इसे लेकर खास क्रेज देखा जा रहा है। समाज में लोगों के बीच इसे लेकर काफी जागरूकता भी। हालांकि पिछले कुछ महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेजी से देसी बाजार में जारी उथल पुथल से निवेशक डरा हुआ है। ऐसे में छोटे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस में निवेश करना शुरुआत से ही कम जोखिम और बेहतर रिटर्न देने वाला है। बिना रिस्क के ठीक ठाक रिटर्न पाने के लिए पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम निवेश करना काफी बेहतर है। काफी कम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होगी कि उनका पेंशन उम्र के साथ बढ़ता है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में खास प्रावधान किया है। केंद्रीय सिविल नियम 2021 में कहा है कि किसी भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के 80 वर्ष की उम्र के बाद उसके जीवित रहने तक सेवानिवृत्ति के वक्त स्वीकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ते में वृद्धि होगी। उन्हें अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भूकंपा भत्ता दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता उसके उम्र की सीमा पर पहुंचने के साथ किसी भी कैलेंडर की पहली तारीख से दी जा सकती है। देश के किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 12 करोड़ किसानों की लिस्ट में शामिल है और आपने KYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो आपके पास अब मात्र 3 दिनों का समय बचा है। ध्यान रहे कि KYC करवाने के बाद ही आपके बैंक खाते में सम्मान योजना की 12वीं किस्त जमा होगी। सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 रखी गई। इसका सीधा सा मतलब है कि किसानों के पास अभी KYC करवाने के लिए 3 दिन का समय बचा है।
उत्तराखंड के रुद्रपुर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटानिया कंपनी की बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीसी मंजुनाथ ने बताया कि शनिवार मध्यरात्रि के बाद लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे सभी लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि कंपनी की बिस्कुट निर्माण इकाई के 2-3 एकड़ में बने गोदाम में रखे हजारों टन बिस्कुट जलकर खाक हो गए। घटना में गोदाम भी पूरी तरह से जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल और सिडकुल की कंपनी के 15 से 20 वाहनों ने 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।